बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 11 अप्रैल है, मंगल का दिन, सन 2023। सुबह का वक्त है, खूबसूरत सुबह। सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी। मैं उम्मीद वासक रखता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला से, जल्ला शानहू से। पर उम्मीद हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब महफूज भी। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? तो तैयार हैं आप तारीख़ हिंदुस्तान की अगली किस्त नोट फरमाने, सुनने और नोट करने के लिए? जी, तो मैं आज बताऊंगा। पिछली किस्त में मैंने आपको बताया था कि मीर जाफ़र का क्या हुआ, और फिर वो जो साबित जंग था, सर रॉबर्ट क्लाइव, जिसे सल्तनत बरतानिया का बानी कहा जाता है, और हिंदुस्तान में तारीख़ी किताबों में से साबित जंग का लक़ब दिया गया था। वो अपने बुढ़ापे और बीमारी की वजह से वापस इंग्लैंड चला गया। बरतानिया का रहशी था, अंग्रेज़ फ़ौज का कमांडर था, कमांडर इन चीफ था, और अब वो कर्नल के ओहदे पर फायज हो चुका था। ये कब की बात है? मीर जाफ़र का ज़माना 1758 से लेकर 1761 तक 3 साल मीर जाफ़र रहा। बंगाल का बादशाह, नवाब कहलाते थे। बंगाली जो थे, जितने भी बादशाह थे, नवाब कहलाते थे अपने आप को, कई राजा कहलवाते थे। बहरहाल रॉबर्ट क्लाइव चला गया वापस, और आपको मैंने ये भी बता चुका हूँ पिछली किस्त में कि इंडिया से इंग्लैंड जाने और आने का फासला 1 साल का था। 1 साल मुसलसल सफ़र में रहने के बाद कोई भी मुसाफिर या काफिला हिंदुस्तान से इंग्लैंड या इंग्लैंड से हिंदुस्तान पहुंच सकता था। जी, तो 1761 में क्या हुआ? 2 बड़ी तब्दीलियां हुई फिर हिंदुस्तान में। रॉबर्ट क्लाइव चला गया। हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तब्दीली ये आई कि मुगलिया सल्तनत का 11वां बादशाह मोहम्मद शाह क़ज़ाए अलही से वफ़ात पा गया। अब वल्लाहु आलम, इसमें कुछ लोगों की इख्तलाफात हैं किताबों में। कुछ कहते हैं उसे जहर दिया गया, कुछ कहते हैं उसे कत्ल किया गया मोहम्मद शाह को। बहरहाल वो अपनी सीट पर, सल्तनत दिल्ली पर काबिज न रहा, और उसका वो बेटा, सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम था शाह आलम सानी, मैं आपको लिख के भी बता चुका हूँ, ये 12वां बादशाह बना मुगलिया सल्तनत का। कब? 1761 में। शाह आलम सानी, ये नोट फरमा लें इसका नाम। ये मोहम्मद शाह का बेटा था जी, 11वें बादशाह मुगलिया सल्तनत के, मुगलिया दौरे हुकूमत के। ये 12वें साहब थे जो तख्ते दिल्ली पर विराजमान हुए। अब ये नौजवान था, जोशीला था, जंगजू था, और इसे गुस्सा भी बड़ा था। किस पे? मीर जाफ़र पे। क्यों? इसलिए कि वो तख्ते दिल्ली की इजाज़त के बगैर अंग्रेज़ों के आशीर्वाद से बंगाल का नवाब या बादशाह बना था। वो मैंने उसकी तफसील आपको पिछली किस्त में बता दी थी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसने फिर से एक दफ़ा तैयारी की। किसने? आलम शाह सानी ने, मुगलिया सल्तनत के ताजो तख्त के मालिक ने। इसने सोचा ये कि सारे हिंदुस्तान पर हुकूमत हमारी, और ये शुमाली हिंदुस्तान में बंगाल का बहुत बड़ा मुल्क है, ये हमारी मर्जी के ताबे ही नहीं, अपनी मर्जियां कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि बैठे बैठे 2 सल्तनतों की फौज जमा की, अपनी ताबेदार। उसमें एक उद की सल्तनत थी, उद, और दूसरी एक और सल्तनत। 2 मुल्कों की फौज अपने साथ ली, और तख्ते दिल्ली की अपनी फौज साथ मिलाकर बहुत बड़ी तादाद में इन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी, सफ़र शुरू कर दिया, और इन्होंने मुर्शिदाबाद को अपना टारगेट कर लिया। मुर्शिदाबाद, मैं अर्ज़ कर दूं कि ये बंगाल का कैपिटल सिटी था, दारुस सल्तनत, मुर्शिदाबाद इसका नाम था जी। वहाँ जाने से पहले तीनों बादशाह सलामत अपनी अपनी फौज की कमांड करते हुए जब ये पहुँचे हैं पटना के मकाम पर, अब यहाँ पे वो तारीखी मकाम आ गया जहाँ पे तारीख की किताबों में, बल्कि निसाबी किताबों में भी इस मकाम का जिक्र है।
पटना शहर अब भी है हिंदुस्तान में। इसके करीब पहुंचे तो उधर कोलकाता से गवर्नर जो थे अंग्रेज फौज का बैठा हुआ इंचार्ज जो था, उसने कर्नल फॉक्स की कमांड में एक फौजी दस्ता भेज दिया इनको रोकने के लिए, इनकी बीख कुनी करने के लिए, मुगलिया सल्तनत की सिपाह की, इसकी फौज की। और कर्नल फॉक्स, ये रहा उनका नाम, जो कमांड कर रहा था अंग्रेज फौज को, ये साहब थे। ये 1761 में ऐसा हुआ। अच्छा, ये पटना के मकाम पर इसने रोक लिया जी शाही फौजों को, हिंदुस्तानी फौजों को। तीनों मुल्कों की जो मुश्तरका फौज थी उसको रोका और जबरदस्त खून रेज जंग हुई मतवातर 6 दिन तक। अगर तादाद देखी जाए, अगर इलाका देखा जाए तो बहुत पलड़ा भारी होना चाहिए था दिल्ली का, हिंदुस्तानी मुगलिया फौज का, इसलिए कि 2 और मुल्कों की फौज भी इत्तेहादी बनकर आई हुई थी। लेकिन 6 दिन तक जंगो जदल का बाजार गर्म रहा और कर्नल फॉक्स छोटे सी फौजी दस्ते के साथ डटे रहे और बिल आखिर 7वें दिन जाके मजबूर हो गए, इनको पसपा होने पर मजबूर कर दिया हिंदुस्तानी फौजों को। और ये सर पर पैर रखकर तीनों बादशाह वापस अपने कैपिटल सिटीज को दौड़े, अपने फौजियों को कटने मरने और उनको दफन होने के लिए छोड़कर उनके लाशें भी नहीं उठाए और खुद भाग गए अपनी जान बचा के। उनके साथ जो उनके पैरोकार उनके करीबी लोग थे वो भी उनके हमरा हो लिए चले गए, जंगल से मैदान जंग छोड़कर भाग गए। और यूं कर्नल फॉक्स बहुत बड़ा नाम बनकर उभरा, इसलिए कि ये फातेह था जंगे पटना के। जंगे पटना मैं लिख के दिखा दूं, शायद आपको लफ्ज की समझ ना आ रही हो। पटना, ये था जी वो इलाका जहां पे जंग हुई कर्नल फॉक्स और शाह आलम सानी की फौजों के दरमियान 1761 में। बंगाल पे कब्जा करने की लड़ाई थी ये, ठीक है। अब उनके पसपा होने के बाद कर्नल फॉक्स ने जाके रिपोर्ट जमा करवाई वापस अपने हेडक्वार्टर कलकत्ता में, अपने गवर्नर को, हिंदुस्तान का जो गवर्नर था उसको जाके रिपोर्ट की और बताया कि आपका बैठाया हुआ बादशाह सलामत जो मुर्शिदाबाद पे है, बंगाल पे काबज है, जिसका नाम मीर जाफर है, परले दर्जे का बुज़दिल है, नालायक है, नाअहल है और अपने दिफा करने के भी काबिल नहीं है। ये रिपोर्ट जमा करवाई उसने। तो वहां पे इसी रिपोर्ट के नतीजे में तकरीबन 10-15 दिन, 2 हफ्ते गुजरे और उन्होंने तमाम अंग्रेज़ों के जो सरकर्दा लीडर थे उनको बुलाकर एक मीटिंग की, एक काउंसिल बुलाई और इस मसले को इस एजेंडे पर रखा, बंगाल के एजेंडे के मसले को कि इसका आप क्या करें, व्हाट टू डू नाउ नेक्स्ट। हुआ ये कि वहाँ पे मीटिंग में ये फैसला हुआ कि इसको हटा दिया जाए फौरी तौर पर। इसने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए कि इसने मीर जाफर ने बंगाल के तख्त से इसे उतार दिया जाए। अब मतबादल के तौर पर, उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर मीर जाफर के एक नाम, एक बंदा चाहिए था जिसका जिक्र मैंने पिछली किस्त के आखिरी जुमलों में किया था। जी हाँ, ये साहब थे मीर कासम। मीर कासम 1761 में इनको, ये कौन था बंदा, ये मीर जाफर का एक दामाद था। इन्होंने माजूल कर दिया जी अंग्रेज सरकार ने उसको, मीर जाफर को, और हुक्म जारी, फरमान जारी कर दिया कि मीर कासम इसका चार्ज लेगा। पहले तो उसको थोड़ी हेजिटेशन हुई मीर जाफर को, लेकिन चारों ना चार उसको ये फैसला कबूल करना पड़ा और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसे तसल्ली हुई कि चलो तख्ते बंगाल मेरे हाथ से गया है लेकिन रहा मेरे घर में ही है, वो मेरा दामाद है। ये सोचकर उसने अपने हाथों से तख्त भी, वो ताज भी बादशाह का अपने दामाद
मीर कासिम के सर पर सजा दिया, उसे मुबारकबाद दी, बिठा दिया उसे। अब इसका अरसा 1765 तक, 4 साल तक रहा ये काबज। इसने क्या गुल खिलाए, आज मैं उसकी डिटेल आपके सामने रखता हूं जितनी मुमकिन हो सके। इसने क्या किया जी, तख्त पर बैठते ही सबसे बड़ा कारनामा वतन फरोशी का किया। मादरे वतन से गद्दारी का सोचा। जिनके खमीर में ज़मीर में गद्दारी हो, वो इसी तरह, वो क्या एक प्यारा सा शेर है, तू लाख प्यार के मंतर पढ़ता रहे साजिद, तू लाख प्यार के मंतर पढ़ता रहे साजिद, जिनकी फितरत में हो डसना वो डसा करते हैं। ये इसने मादरे मिल्लत को क्या किया, 3 बड़े जिले बंगाल के, सबसे बड़े 3 जिले जो थे वो गिफ्ट कर दिए, हिबा कर दिया, फरोख्त कर दिए फ्री में। किसको? अंग्रेज सरकार को। उनको उनकी खुशनुदी और उनकी गुड बुक्स में आने के लिए अंग्रेज़ों की, कि अब मेरे पे हाथ हौला रखना, दस्ते शफकत रखना, मैं आपका इसी तरह से फरमाबरदार और ताबेदारी करता रहूँगा। 3 ज़िले वो कौन कौन से थे? बहुत बड़ा ज़िला चाटगाम सबसे पहला, जो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। दूसरा मदनी। सबसे बड़ा ज़िला जो था वो था चाटगाम। चाटगाम, मेरा ख्याल है ये मार्कर ठीक से नहीं चल रहा, दूसरा ट्राई करता हूं। चाटगाम। दूसरा था मदनी, दूसरा जिला। ये देखें, ये दोनों मैंने नाम आपके सामने रख दिए। चाटगाम था और दूसरा था मदनी और तीसरा था बुर्दवान। बुर्दवान। ये 3 जिले जो बंगाल के सबसे बड़े जिले थे, अपने हाथों से लिख कर दे दिए अंग्रेज सरकार को, उनके हाथों बेच दिए। अब अंदाजा करें, अब इनके रकबे का अगर देखें ना, तो किताबें क्या बता रही हैं। किताबें कहती हैं कि ये कुल बंगाल का जितना भी रकबा था उसका 32% था। 32% इलाका बंगाल का बैक जुम्बश कलम अंग्रेज सरकार के हवाले। क्या कारनामा था यार मीर कासिम का, क्या बात है। अच्छा, अंग्रेज को वक्ती तौर पे खुश कर लिया, लेकिन अंग्रेज इतना बच्चा नहीं था। कर्नल फॉक्स वहां बैठे हुए थे कलकत्ता में और इसकी ऑब्जर्वेशन रखे हुए थे। उन्होंने इसके तोहफे तहाइफ से खुश होने की बजाय इसकी परफॉर्मेंस को अंडर ऑब्जर्वेशन रखने का फैसला किया कि इसकी कारकर्दगी पे, इसकी हरकतों सकनात पे नज़र रखनी है। इसलिए कि इसकी नस्ल का उन्हें पता था, ये किस नस्ल से है मीर कासिम, और वो हुआ भी, उनका खदशा भी, और तारीख की किताबें भी दुरुस्त साबित हुई। कैसे? अब ये नौजवान था जिन वजूहात की बुनियाद पर इसके ससुर को तख्ते बंगाल से उतारा गया, वो ऐब नशा वगैरह या ऐशो इशरत तो नहीं करता था, मगर ये चाहता क्या था, इसके अंदर दिली ख्वाहिश क्या थी कि मैं डमी नवाब नहीं बनूंगा बंगाल का। मैं अंग्रेज सरकार से छोटे छोटे काम करने के लिए भी अंग्रेज सरकार से, अंग्रेज़ों से इजाज़त लेना पड़ती है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अंदर से सरकशी पर आमादा हुआ, बगावत पर फिर से। अब इसने इस प्रोजेक्ट पर अमल करने के लिए इसने इर्द गिर्द देखा। इसके दरबार में कुछ फौजी थे, वो फ्रांसीसी थे, मुलाजम थे छोटे ओहदों पर। उनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाने का सोचा और उनकी असल ड्यूटी हटाकर ड्यूटी ये लगाई कि तुम हमारी फौज बना के दो मुझे, एक बहुत बड़ी बंगाली फौज। लोकल बंदों को भर्ती करके, नौजवानों को, जोशीले और जवान फुर्तीले और जवां मर्द लोगों को भर्ती करके अच्छी तनख्वाहें देकर, इंसेंटिव देकर उनकी ऐसी तालीम तरबियत करो कि वो एक बहुत ताकतवर फोर्स बनकर उभरे।
हिंदुस्तान में। लेकिन इस काम के लिए फिर इसने सोचा कि ये तो बड़ी जल्दी खबर हो जाएगी अंग्रेज सरकार को। इसने यहाँ से मुर्शिदाबाद से अपना कैपिटल सिटी यानी दारुल सल्तनत वाइंड अप किया, लपेटा। ये सिर्फ कलकत्ता से 100 मील के फासले पर था मुर्शिदाबाद, शुमाल की तरफ। मुर्शिदाबाद था बंगाल का कैपिटल सिटी। वहां से इसने वाइंड अप किया और थोड़ा दूर रहने का फैसला किया और एक नए शहर में जाकर अपना दारुल सल्तनत बना लिया। उसका नाम था मोनगेर। वो 300 मील के फासले पर था कि यहाँ की जो नकलो हरकत है उसकी अंग्रेज को जल्दी खबर नहीं होगी। इसी नीयत से ये जाकर मुर्शिदाबाद से उठा जो 100 मील पर था, पुराना कैपिटल सिटी मुर्शिदाबाद, और जाकर नया कहां बनाया, मोनगेर। ये 300 मील के फासले पर था। अपना कैपिटल सिटी चेंज किया कि मेरी नकलो हरकत, मेरी सरगर्मियों का फौरी तौर पे रिपोर्ट ना मिल सके अंग्रेज को। खैर, अंदर खाते इसने अपना काम जारी रखा मीर कासिम ने, और फ्रांसीसियों की ये सख्त ड्यूटी लगाई कि तुमने हर हाल में, हर सूरत में, हर कीमत पर मुझे एक बेहतरीन फौज बना के देनी है। अब उसके पीछे मुहर्रकात क्या थे, उसके मकासद क्या थे, ये अभी उसके दिल में ही थे। जो तारीख दान बताते हैं वो यही थे कि मैंने एक खुद मुख्तार बादशाह बनना है बंगाल का, अंग्रेज़ों की ताबेदारी, ताबे फरमानी या ओबीडियंस नहीं करनी, उनकी हुक्म अहकाम, उनके कवानीन को नहीं मानना। खैर, इसने बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली। 3 साल मतवातर लगे फ्रांसीसियों को, और फ्रांसीसी भी खुश थे। वो पुराने हरीफ थे अंग्रेज़ों के, वो दुश्मन थे। वो पूरी तनदही के साथ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया और उन्होंने एक तगड़ी फोर्स तैयार करके दे दी मीर कासिम को, फौज, बहुत बड़ी कुव्वत। अब इसने सबसे पहला अपने मंसूबे को, असल मंसूबे को अमली जामा पहनाने का वक्त आने लगा था, और ये ढूंढ रहा था कि मुझे कोई मौका मिले, कोई वजह ऐसी मिल जाए कि मैं कलकत्ता पर हमला कर दूं, अंग्रेज सरकार को, अंग्रेजों को यहां से निकाल बाहर करूं हिंदुस्तान से। अंदाजा करें, चलते जाएं, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। सबसे पहला कदम स्टेप इसने ये लिया कि पटना में, वो शहर में सबसे बड़ी मंडी उस वक्त थी ट्रेडिंग की, तजारत की, पटना। और वो पटना जो शहर था वो बंगाल में था, ठीक है। वहां पे जो अंग्रेज ताजर थे उन सब को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। कैसा? सिर्फ इसलिए कि लड़ाई का कोई बहाना, कोई मूजिब बने कि मैं अंग्रेजों से जंग करूं। उनको कर दिया बंद। और दूसरा स्टेप ये लिया कि एक पुराना उसूल और कानून चला आ रहा था कि अंग्रेज ताजर कोई टैक्स, कोई महसूल नकलो हरकत के लिए नहीं दिया करते थे, लेकिन जो अंग्रेजों के अलावा ताजर थे वो दिया करते थे। यही तो इनकम थी बंगाल हुकूमत की, बंगाली तख्तो ताज की मेन इनकम ही यही थी, ये महसूलात और चुंगियां वगैरह, टैक्सेस वगैरह ताजरों से। और लेकिन अंग्रेज कंपनियां और अंग्रेज ताजर इससे मुबर्रा थे, इस्तिस्ना हासिल था उनको। ये कानून था, मीर जाफर के ज़माने से चला आ रहा था। खैर, दोनों काम इसने कर लिए, और जो वहाँ पे अंग्रेज ताजर थे उनको पकड़कर इसने कैद खाने में, जेल में डाल दिया। ये खबर पहुंची वापस किधर? तख्ते कलकत्ता, यानी अंग्रेज सरकार के पास, गवर्नर के पास। तो उन्होंने सोचा ये कि यार हमारी हिमाकत है, नालायकी है कि हम इसकी नकलो हरकत का अंदाज़ा नहीं कर सके, इसकी कमीनगी के ऊपर सख्त और कड़ी नज़र नहीं रखी हमने कि ये अपना कैपिटल सिटी दारुल सल्तनत मुर्शिदाबाद से हटकर मोनगेर क्यों ले गया। वजह अब सामने आई है। उन्होंने क्या किया?
उन्होंने ये किया कि कर्नल फॉक्स यहाँ पे आते हैं, कर्नल फॉक्स पिक्चर में आते हैं। और हाँ, कर्नल फॉक्स ही था गालिबन उनका नाम, या एडसन। कर्नल फॉक्स तो पहली दफा आए ना, ये दूसरी दफा जो जंग हुई है बंगालियों के साथ, इसके साथ कर्नल एडिसन आए थे फौज की कमांड करते हुए। इसने रॉबर्ट क्लाइव के साथ काम किया हुआ था, तजर्बाकार आदमी था, अच्छा खासा एक्सपीरियंस्ड हैंड था। इसने ये हामी भरी कि मैं जाता हूँ, और इसने ली अपने साथ फौज की एक ब्रिगेड और रवानगी कर दी मुर्शिदाबाद, बल्कि मोनगेर की तरफ। अब क्या हुआ, वो जो दलेर फौज, ताकतवर फौज बनाई थी मीर कासिम ने, उसने आकर रास्ते में 3 रुकावटें खड़ी की, 3 जगहों पे फौजी दस्ते और भारी हथियार रख दिए कि इसकी नकलो हरकत को, फौज को, अंग्रेज को रोका जा सके, ताकि ये मोनगेर तक ना पहुंच सकें, दारुल सल्तनत पर हमला ही ना कर सकें। लेकिन मज़े की बात कि कर्नल एडिसन की ने और उसकी फौजी गिरोह ने बआसानी वो तीनों रुकावटें पाश कर दी। जब उसको ये खबर हुई तो फिर वो बढ़े मोनगेर की तरफ, दारुल सल्तनत की तरफ, अंग्रेज फौज। और मीर कासिम साहब, उसने अपने जूते भी नहीं उठाए और तख्ते बंगाल को छोड़कर वहां से जान बचाकर निकलने और फरार होने में कामयाब हो गया। तख्तो ताज को वैसे का वैसा छोड़कर इतनी बुजदिली, इतनी बेहयाई का मुजाहरा किया कि मैदान जंग तो क्या, उनकी अंग्रेज फौज की आमद का भी इंतजार नहीं किया और भागकर वापस चला गया। उसके बाद फिर अंग्रेजों ने उनके साथ क्या किया, बाहर जाके भाग गया। अंग्रेजों ने मैसेज भेजा कि हमारे जो ताजर जो तुमने पटना से गिरफ्तार किए हुए सैकड़ों की तादाद में हैं, उनको छोड़ दो। इसने क्या किया, मीर कासिम ने जवाब भेजा, नहीं, अगर तुमने अपनी पेशकदमी न रोकी, फौजों को ना रोका, तो मैं इन ताजरों के सर कलम कर दूंगा, इनको मौत के घाट उतार दूंगा। और मजे की बात, उन्हीं ताजरों में से जो जेल में बंद थे, उनका जो हेड था, बहुत बड़ा ताजर, उसने खत लिखा एडिसन को, कर्नल एडिसन को। उसने कहा कि आप कोई कुछ परवाह ना करें, अपनी पेशकदमी, अपनी बढ़ावती जारी रखें, चढ़ाई करें, आप होने दे जो कुछ होता है। और फिर वही हुआ जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। अंग्रेज भी ये तवक्को नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कि खाली गीदड़ भभकी है, निहत्ते कमजोर शहरियों को कौन कत्ल करता है जंगों में। मीर कासिम ऐसा क्यों करेगा, नहीं करेगा। वो मासूम लोगों की जान क्यों लेगा, इतना गिरा हुआ तो नहीं कोई भी हो सकता। लेकिन उसको पता नहीं था कि हो सकता है जी। इसने हुक्म दिया बाहर से बैठकर कि मेरी कैद खाने में जितने अंग्रेज ताजर हैं, इनको कत्ल कर दिया जाए। और ऐसा ही हुआ। सब के सब लोग जो ताजर थे, सबको कत्ल कर दिया गया। जब ये खबर एडिसन के पास पहुंची, कर्नल साहब के पास, तो वो बहुत रंजीदा और अफसुर्दा तो हुए, लेकिन उन्होंने फिर अपनी पेशकदमी नहीं रोकी। उन्होंने फिर आकर बंगाल में क्या किया, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली किस्त में मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, इसलिए कि आज का टाइम काफ़ी हो गया है। आज की किस्त में काफ़ी कुछ मैंने आपको शेयर कर दिया आपसे चीज़ें जी। तो नाजरीन, बढ़ते हैं आज के दूसरे मज़ेदार और आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ, और वो हुआ करता है आज का लफ्ज़। जी, आज का लफ्ज़ कौन सा आपको बताऊं, ये रहा। आज का लफ्ज है जी चपड़ासी। उर्दू का एक लफ्ज है, आप सबने पढ़ा होगा, लिखा होगा, चपड़ासी। ये असल में किसे कहा जाता था और ये कैसे मार्ज वजूद में आया लफ्ज, ये मैं आपको बताता हूं। संस्कृत के 2 अल्फाज थे, चप और रास्त। ये देखें, चप
और दूसरा था रास्त। चप का मतलब बायां यानी लेफ्ट, और रास्त का मतलब दायां यानी राइट। ठीक है, ये दो अल्फाज थे, चप रास्त। और ये जो काम करता था जो बंदा, चप और रास्त, उसको कहा जाता था जो ऑफिसर के दाएं बाएं फिरता रहता हो, उसकी खिदमत गुजारी के लिए, उसकी फर्मा बरदारी के लिए, हम्मा वक्त उसके दाएं बाएं फिरता रहे, उसे कहा जाता था ये चपरास्त है। और चपरास्त से बना चपरास्ती। चपरास्ती। और चपरास्ती से बना चपड़ासी। ये था जी सफर इस लफ्ज का और इसकी मंजिल जो हमारे पास जिस शक्ल में, जिस सूरत में आज मौजूद है, ये है इसकी शक्ल। जी नाज़रीन, तो बढ़ते हैं प्रोग्राम के तीसरे आखिरी और मज़ेदार आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ, और वो हुआ करता है आज की बात। आज की बात आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि किसी का दिल दुखाकर, किसी की दिल आज़ारी करके, किसी की ज़िंदगी को अजीरन बनाकर, किसी की ज़िंदगी से खुशियाँ छीन कर, किसी की आंखों में आंसू सजाकर, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं घर जाकर सब कुछ भूल जाऊंगा और आराम से सुकून से सो जाऊंगा, तो आप करके देख ले, ऐसा कोई नहीं कर सकता। पता है क्यों? इसलिए कि एक अदालत ज़मीन से ऊपर भी है, आसमानों पर, और वहाँ पे वाकई इंसाफ हुआ करता है। आपको कयामत का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा इसकी सज़ा के लिए। इसी दुनिया में आप देख लोगे कि आपके साथ होता क्या है। नहीं मानता तो करके देख। ये जो एक बड़ा खूबसूरत शेर मेरे ज़हन में आ रहा है, अदलो इंसाफ क़यामत पर ही मौकूफ़ नहीं। अदलो इंसाफ क़यामत पर ही मौकूफ़ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। जी नाजरीन, ये था आज की बात, आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही अपने मेज़बान जावेद इकबाल को दीजिए इजाज़त। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखा करें। फ़ी अमान अल्लाह। और पाकिस्तान जिंदाबाद।